नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास प्रोग्राम में। मैं हूं आपके साथ सुनील चौहान। बीजेपी के लिए योगी कितने उपयोगी? यूपी में निकाय चुनाव का नगाड़ा बज चुका है। विपक्षी दलों के साथ साथ बीजेपी ने भी अपनी कमर कस ली है। शहरी सरकार के लिए हो रहे ये महाभारत 2024 के लोकसभा के महायुद्ध का सेमीफाइनल, ये बात हर एक पार्टी जानती है। ऐसे में सभी की तरफ से इसको जीतने के लिए जी तोड़ मेहनत की जा रही है। इस महाभारत में एक तरफ जहां पूरा विपक्ष है, जिसमें अखिलेश यादव, मायावती, कांग्रेस के ओपी राजभर समेत छोटे दल भी शामिल हैं, तो वहीं दूसरी तरफ इन सभी का सामने बीजेपी अकेले करने जा रही है और इस युद्ध में बीजेपी का ढाल बनकर खड़े हैं यूपी के सरताज योगी आदित्यनाथ। ऐसे में अब देखने वाली बात यह होगी कि आखिर सीएम योगी कैसे विपक्ष को बयानों के तीरों का सामना करते हुए इस युद्ध को जीतते हैं और बीजेपी को विजयश्री दिलाते हैं। इस पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले देखिए हमारी ये स्पेशल रिपोर्ट। तो यूपी के शहरी सरकार के लिए महाभारत का आगाज हो चुका है। एक तरफ इस महारण में सारी विपक्षी पार्टी हैं। इस महाजंग के लिए सभी पार्टियां धीरे धीरे अपने योद्धाओं का ऐलान कर रही हैं। शहरी सरकार के रण में एक तरफ जहां अखिलेश यादव, मायावती, ओपी राजभर, जयंत चौधरी, ओबीसी जैसे नेता अपने योद्धा लेकर रण में पैर रख रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ इन सभी रणबांकुरों का सामना करने के लिए बीजेपी के सामने ढाल बनकर चुनावी रण में यूपी की सत्ता के सिरमौर योगी आदित्यनाथ उतर रहे हैं। शहरी सरकार के लिए जंग 2024 का रास्ता आसान कर सकती है। ये बात बीजेपी के साथ साथ विपक्षी पार्टियां भी भली भांति समझती हैं। तभी तो विपक्ष के बड़े रणबांकरे खुद इस रण में अपनी योद्धाओं को विजयश्री दिलाने के लिए चुनावी मैदान में उतरे हैं और जोर शोर से चुनाव प्रचार करने में जुट गए हैं। नगर निकाय चुनाव हो चाहे विधानसभा उपचुनाव हो, समाजवादी पार्टी की तैयारी बूथ स्तर से लेकर जिले स्तर तक और राज्य स्तर तक, हर स्तर तक तैयार हो चुकी है। और इस नफरत फैलाने वाली भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला अगर कोई दल कर सकता है उत्तर प्रदेश में, तो समाजवादी पार्टी है। क्योंकि समाजवादी विचारधारा ही भाईचारे की विचारधारा है और समाजवादी विचारधारा का नारा जो है कि रोटी कपड़ा सस्ती हो, दवा पढ़ाई मुफ्ती हो। जिस तरह से पूरी जनता इन दो मुद्दों पे लेकर के, चाहे दवा पढ़ाई हो चाहे बाकी दो मुद्दे हैं रोटी कपड़ा हो, इन मुद्दों में जनता पूरी तरह से बिल्कुल आर्थिक रूप से बर्बाद हो गई है उत्तर प्रदेश की जनता। और समाजवादी पार्टी मानती है कि इस तरह की सुविधाएं उत्तर प्रदेश की जनता को मिलनी चाहिए जिससे उनका जीवन स्तर सुगम हो सके। तो मैं फिर से ही कहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी की नफरती विचारधारा से लड़ने के लिए समाजवादी पार्टी और समाजवाद का विचारधारा ही उसको उत्तर प्रदेश में चाहे कोई भी चुनाव हो उसमें पराजित करने का काम करेगी। शहरी सरकार के रण में विपक्ष की बड़ी पार्टियां ही नहीं, यूपी के छोटे दल भी बीजेपी के लिए चुनौती बनने के लिए बेताब हैं। वैसे जानकार ये भी मानते हैं ये छोटे दल बीजेपी के सिरदर्द कम सपा, बसपा और कांग्रेस के लिए ज्यादा हैं। लेकिन देखने वाली बात ये होगी कि क्या सीएम योगी आदित्यनाथ सियासी महाभारत में विपक्ष के चक्रव्यूह को 2022 की तरह भेदने में कामयाब होते हैं कि नहीं। क्योंकि ये सच है कि बीजेपी के जीत का सारा दारोमदार अगर किसी पर निर्भर करता है तो वो सिर्फ योगी ही हैं। बिल्कुल, चुनावी सरगर्मियां काफी तेज चल रही हैं। हर पार्टी अपनी अपनी बात कह रही है और इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता ओपी सिंह हैं और हमारे साथ समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता प्रोफेसर भुवन भास्कर जोशी हैं। हम उन लोगों से चर्चा करेंगे और बताएंगे कि आपको किस प्रकार से उत्तर प्रदेश का माहौल गर्माता जा रहा है, क्योंकि राजनीति चरम पर चल रही है। सबसे पहले समाजवादी पार्टी के प्रोफेसर भुवन भास्कर के पास हम जाएंगे, जो प्रवक्ता हैं। सर, जिस प्रकार से आप आरोप लगा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के ऊपर कि उन्होंने कुछ काम नहीं किया इतने टाइम से, मैं ये देख रहा हूं कि आपके पार्टी के अंदर ही बहुत सारी बातें निकल कर आ रही हैं। आपके पार्टी के लोग ही कुछ लोगों के टिकट
मिलने पर नाराज दिखाई दे रहे हैं। किस प्रकार से आप योगी आदित्यनाथ के इस रथ को रोक पाएंगे? देखिए, ये बात आप ठीक कह रहे हैं। जिस प्रकार मैनपुरी में हमने चुनाव जीता, खतौली में हमने चुनाव जीता और एक उपचुनाव में हम ऊंचे मनोबल के साथ चुनाव में जा रहे हैं, क्योंकि कार्यकर्ताओं में बहुत ज्यादा उत्साह है। उत्तर प्रदेश के जनमानस में बहुत उत्साह है माननीय अखिलेश यादव जी के प्रति, तो इसलिए टिकटार्थी भी बहुत थे जी। सभी लोगों को टिकट देना किसी भी राजनीतिक दल के लिए संभव नहीं हो पाता। कुछ लोगों को जो नाराज है उन्हें तय समय से पहले जो हमारी कमेटियां हैं, जो हमारे नेता हैं, उन्हें मना लिया जाएगा और सभी का एडजस्टमेंट संगठन के माध्यम से या कहीं अन्य जगह जैसा माननीय अध्यक्ष जी चाहेंगे उस तरह से हो जाएगा। तो ये कोई बड़ा विषय नहीं है। अब आ जाते हैं मुद्दों पर। देखिए, पिछली बार उत्तर प्रदेश की महान जनता ने नगर निगम में भारतीय जनता पार्टी को अवसर दिया और 16 नगर निगम में से 14 इनको जीतने का काम करा और 2 बसपा ने काम। तो आज जो जवाब देने की बारी है वो भारतीय जनता पार्टी की है, क्योंकि हम देख पा रहे हैं कि आज उत्तर प्रदेश का जनमानस घरों से निकल चुका है टॉर्च लेकर और वो ढूंढ रहा है जो स्मार्ट सिटी इन्होंने कहा था। आपको भी, आप भी पत्रकार है वरिष्ठ देश के, आपको भी अपनी पत्रकारिता से समय मिले तो आप भी टॉर्च लेकर निकलिएगा और इनके भारतीय जनता पार्टी के स्मार्ट सिटी को ढूंढिएगा। एक जो बारिश होती है वो बताने को काफी होता है कि महानगर और नगरों की स्थिति क्या है भारतीय जनता पार्टी में, जहां इनकी सरकार है। और वो आप देखिएगा, जब बारिश हो जाती है पूरा तालाब बन जाता है। हम लोग उस समय अपने मोटरसाइकिल, कार या साइकिल की ओर नहीं देखते, हम लोग उस समय कोशिश करते हैं कि कहीं से नाव का प्रबंध हो जाए और हम नाव लेकर निकल जाए और अपने गंतव्य तक पहुंच जाए। इसके साथ साथ मैं आपको बताना चाहता हूँ, शहरों के, महानगरों के जो कूड़े के ढेर है वो भारतीय जनता पार्टी की कहानी बताने का काम करते हैं। और भारतीय जनता पार्टी की कामयाबी इसलिए भी नहीं दिखती क्योंकि एनजीटी की जो गाइडलाइन है कि कूड़े के जो ढेर उसको जो जलाया जाता है उससे जो प्रदूषण होता है, उसके लिए एनजीटी ने साफ गाइडलाइन दे रखी है, लेकिन उस गाइडलाइन का भी पालन जी उत्तर प्रदेश के नगर निगमों में नहीं हो पा रहा है। इसके साथ साथ जो आवारा पशु है वो स्थिति ऐसी है कि आवारा पशु आकर किसकी हत्या कर दे, किसको नुकसान कर दे, किसको मार दे, इसके लिए कोई योगी सरकार चिंतित नहीं है, ना इनके नगर निगमों में कोई इसके लिए योजना है। और आज आम जनमानस को मरने के लिए, चोट खाने के लिए ये छोड़ दिया था। और मुझे तो दुख होता है कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी अपने भाषण में इस बात का उल्लेख किया जहां 22 के चुनाव में जी कि हम इस जो समस्या है बिल्कुल भास्कर जी, बिल्कुल हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक यशवर्धन भी जुड़ चुके हैं, उनके पास भी हम जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता के पास हम पहुंचते हैं, ओपी सिंह के पास। सर, समाजवादी पार्टी आप पर बहुत आरोप लगा रही है। समाजवादी पार्टी का कहना है कि आपने धरातल पर कुछ भी काम नहीं किया और इस बार जनता बिल्कुल मूड बनाए हुए है आपको हराने के लिए। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि हमने मैनपुरी में बहुत अच्छा प्रदर्शन किया अभी हाल के चुनाव में, और उनका कहना है कि बिल्कुल जो नैतिक काम होते हैं वो नहीं हुए और जनता ने मूड बना लिया है कि इस बार समाजवादी पार्टी को लाना है। तो आपके लिए चुनौती तो बहुत बड़ी है। सुनील जी, भारतीय जनता पार्टी के सामने हमेशा चुनाव एक चुनौती के रूप में रही है और चुनौती के साथ साथ हमें इस बात को भी जनता के बीच में रखना होता है कि आखिर हमने उत्तर प्रदेश के जो चुनाव में मैं आया उसमें क्या विकास किया, वो जनता को बताना पड़ता है। क्योंकि जनता की अदालत में झूठ, फरेब, जातिवाद, परिवारवाद, तुष्टीकरण ये सब नहीं चलता। जनता जो है अपनी अदालत में विकास की कसौटी पर पार्टियों को कसती है और देखती है कि पार्टी ने क्या किया। हमारे साथी सपा के बोल रहे थे, कह रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में कार से लेके खोजना पड़ता। और मोहन भास्कर जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, उत्तर प्रदेश में आपकी 4 बार सरकार थी, 12 से 17 में आपकी सरकार थी, 12 में जब ये नगर निकाय का चुनाव हुआ तो आपका खाता नहीं खुला, इतना विकास कर दिया कि आपका खाता नहीं खुला। फिर 17 में चुनाव हुआ, आपका खाता नहीं खुला। है
ठीक है, आपका खाता खुले न खुले इससे हमसे कोई लेना देना नहीं। आप मुद्दों को लेकर आइए, बिल्कुल मुद्दों को लेकर के आना चाहिए। और मैं समझ रहा हूँ नगर निकाय का चुनाव भी आ गया, अब जाएंगे शहरों में, बताएंगे कि साहब ये देखिए 6 साल में भारतीय जनता पार्टी की दोबारा आपने सरकार बनाई, इसने क्या किया, और साहब हमारी जो 4 सरकारें थी देखिए शहरों को कैसा हमने स्वर्ग बनाया था। वो जब जाएंगे अयोध्या में, जब जाएंगे मथुरा वृंदावन में, जब वो जाएंगे काशी में, जब वो जाएंगे विंध्य क्षेत्र में, जब वो जाएंगे चित्रकूट में, तो कहेंगे अरे भाई एक सरकार ऐसी आई जिसने इस धार्मिक नगरी का इतना कर दिया कि आज विश्व का सबसे बड़ा पर्यटन का हब बन रहा। तब की उत्तर प्रदेश और अब की उत्तर प्रदेश ये कहते हैं स्मार्ट सिटी, ये भारतीय जनता पार्टी स्मार्ट सिटी कहा भैया बोले जी आगरा और वाराणसी, जो भारत की देश की जो रैंकिंग हुई है तो प्रथम 10 में, और 9 सिटी ऐसी है जिसको स्मार्ट सिटी बनाई है। स्मार्ट सिटी की परिभाषा तो समाजवादी पार्टी जानती है कि बहुत विकास किया है, और इतना विकास किया है कि इनको एक बार जाकर के काशी और आगरा को देख लेना चाहिए कि वो काशी पहले की काशी और अब की काशी में क्या। दूसरी बात, नगर बिल्कुल हमारी सरकार बनी है, सुनिए एक सेकंड, बिल्कुल ओपी सिंह जी, जनता ही सर्वोच्च है और जनता ही डिसाइड करेगी आने वाले चुनाव में कि किसको जिताना है और किसको। हमने आवाज दिया है, गरीबों को 47 लाख आवाज दिया है। बिल्कुल इस मामले में 2019 और 2021 में बिल्कुल काम अगर होगा तो जनता के बीच में दिखाई देगा और जनता उसी के बाद डिसाइड करेगी। बिल्कुल सर, बिल्कुल। आपको बता दें, निकाय चुनाव के उम्मीदवारों का ऐलान होते ही समाजवादी पार्टी में सिर्फ फुटबॉल शुरू हो गई। एसपी के संबल से सांसद शफीकुर रहमान वर्क ने ही पार्टी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। वर्क ने न सिर्फ संबल से पार्टी के घोषित उम्मीदवार के खिलाफ निर्दलीय प्रत्याशी को मैदान में उतार दिया है, वहीं संबल से लगातार जीतने वाले चेयरमैनों पर भ्रष्टाचार के आरोप पड़े हैं। सुने वर्क का ऐलान, एक जंग वाला बयान। हालात सामने है। आज हम इस उम्मीद पर इस कैंडिडेट को हमने यासीन सैफी को ऐलान किया है कि अवाम की मांग हमसे ये थी कि भाई एक ऐसा आदमी हमें दो जिसको के जो अवामी काम कर सके। तो अवाम की तरफ से भी हमने राय ली, तो अवाम ने राय यही दी कि यासीन सैफी बेहतर रहेंगे। लिहाजा हमने आज क्या सर यासीन सैफी जो है निर्दलीय रूप से लड़ेंगे आपके सपोर्ट से? हमारी सपोर्ट से लड़ेंगे। हम तो इलेक्शन को इस नज़र से देखते हैं कि सच्चाई का और मतलब ये उसका इम्तिहान है। ये लोग अब तक जो चेयरमैन बने हैं तो उसमें संबल के लिए कोई काम नहीं हुआ। संबल भी नंगा है, सड़कें ठीक नहीं है, नाले ठीक नहीं है, और यहाँ की बिजली पानी की हालत भी अच्छी नहीं है। तो ये सारी चीज़ें चूँकि तवज्जो इसको सुधारने की और ठीक करने की, इसमें रौनक बढ़ाने के लिए नहीं की गई बल्कि खाने की बात की गई, तो लोगों ने इसको का गलत इस्तेमाल किया करके। बिल्कुल, तो जिस प्रकार से आप देख रहे हैं कि संबल के सांसद ने निर्दलीय उम्मीदवार को मैदान में उतार दिया है, और ये एक बहुत बड़ी चुनौती समाजवादी पार्टी के लिए होगी, क्योंकि जिस तरह के देखा जा रहा है निर्दलीय उम्मीदवार इस बात कह रहे हैं कि क्षेत्र में कोई काम नहीं हुआ, बिजली पानी को लेकर कोई काम नहीं हुआ, खरिंजा वहां बनवाया नहीं, जो मूलभूत सुविधाएं हैं लोग वहां से वंचित है वहां के लोग, और उनको मूलभूत सुविधाएं अभी तक नहीं मिल पा रही हैं। डिबेट को हम आगे से फिर से चालू करेंगे। हमारे साथ ओपी सिंह हैं, बीजेपी के प्रवक्ता हैं, हमारे साथ समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता प्रोफेसर भुवन भास्कर जी हैं, और हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक दिलाप याशवर्धन जी हैं। दिलाप याशवर्धन जी, मैं आपके पास आऊंगा। किस प्रकार से सर आप इसको देखते हैं? देखा जा रहा है कि हर पार्टी अपनी अपनी बात रख रही है, लेकिन मेन बात अगर देखा जाए, जनता को सुविधाएं मिलनी चाहिए। जनता अपने जनप्रतिनिधि को इसलिए चुनती है कि उनको मूलभूत सुविधाएं मिल सकें, लेकिन धरातल पर देखा जाए नेता कहते कुछ और हैं और करते कुछ और हैं। क्या कुछ मायने लगा रहे हैं आप इस चुनाव के?
पहले तो मेरा नाम दिलाप नहीं है, दिलीप यशवर्धन है जी। एक मात्रा हटा करके आपने मेरे नाम का मतलब बदल दिया है, कोई बात नहीं। अब रही बात जो चुनाव की है कि समाजवादी पार्टी से कुछ लोग नाराज हो रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के कुछ लोग छिटक के जा रहे हैं, ये हमेशा होता है। हर बार हर चुनाव में पार्टी के लिए हर कैंडिडेट को खुश कर पाना किसी भी पार्टी की संभव नहीं होता है, क्योंकि दावेदारी बहुत ज्यादा होती है और सीट एक होती है, ये सभी जानते हैं जी। अब रही बात की जो चुनाव में जनता को मूलभूत सुविधाएं मिल रही हैं, उनका मुद्दा उठेगा कि नहीं उठेगा। एक बड़ी विडंबना है सुनील जी हमारे देश की, इस देश की विडंबना है ये कि चुनाव चाहे म्यूनिसिपैलिटी के हों, चाहे गांव में पंचायत के हों, चाहे विधायकी के हों और चाहे सांसदी के हों जी, यहाँ मुद्दा एक ही बात को लेकर के एक ही बात का मुद्दा बनाया जाता है, जबकि सत्यता ये है और जो कॉन्स्टिट्यूशनल हायरार्की बनाई गई है उस हायरार्की में अलग अलग कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटीज इसीलिए बनाई गई हैं कि वो हर स्तर पर काम करेंगे। पंचायत राज का गठन इसलिए किया गया था कि जो ग्रामीण क्षेत्र की समस्याएं होंगी उनकी देखरेख उस पंचायती राज के द्वारा किया जाएगा। जो शहर में बेसिक एमिनिटीज होंगी, नाली की समस्या, सड़क की समस्या, सफाई की समस्या, पानी की समस्या, इनके देखरेख लोकल बॉडीज करेंगी। इसीलिए नगर निगम के चुनाव कराए जाते थे, उसके ऊपर फिर विधायक और उसके ऊपर फिर सांसद। लेकिन यहाँ पर ना तो जनता इतना समझ कर पाती है और राजनीतिक पार्टियां ये चाहती है कि जनता को समझ ना आए, इसीलिए वो हर बात में एक ही मुद्दा उठाती है। बेरोजगारी का मुद्दा उठा देंगे, लॉ एंड ऑर्डर का मुद्दा उठा देंगे, कहीं मंदिर बनने का मुद्दा उठा देंगे, कहीं धारा 300 आर्टिकल 370 का मुद्दा उठा देंगे, सारे मुद्दे उठा देंगे, जबकि इन सारे मुद्दों का म्यूनिसिपैलिटी नगर निगम के चुनाव से कोई लेना देना नहीं होता। बिल्कुल ये सत्यता है कि सरकार किसी की भी हो, मैं किसी पार्टी का नाम नहीं ले रहा हूँ, सरकार किसी की भी हो, लेकिन जो बेसिक एबिलिटीज हैं उन पर काम नहीं और अभी भी नहीं हुआ है। नालियां अगर गंदी थी तो वो आज भी गंदी हैं, सड़कें जो बनती थी वही बन रही हैं, जो टूटी है वो आज भी टूटी पड़ी है। कूड़ा अगर फैला है, जहां फैल रहा था वहां फैला हुआ है। बरसात आती है तो पूरा शहर तालाब में कन्वर्ट हो जाता है। स्मार्ट सिटी का नाम हम भले दे दें, स्मार्ट सिटी के नाम पर जगह जगह आपको बोर्ड देखने को मिलेंगे, काम चल रहा है। हो सकता है आने वाले 2-4 सालों में इस बात का फर्क पड़े, लेकिन अगर आज की डेट में आकलन की बात करूं तो आज के 10 साल पहले और आज 10 साल बाद ऐसा स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं नजर आता है कि पहले स्थिति ये थी और आज ये है। अभी भी देखिए, मैं लखनऊ जनपद की बात करूंगा जी। लखनऊ जनपद में जो रिहायशी इलाके हैं वहां पर कूड़ा घर बना हुआ है। बहुत सारे रिहायशी इलाके ऐसे जहाँ कूड़ा घर भी नहीं बना हुआ है, खुले में कूड़ा फेंका जाता है, जिसकी शिकायत वहां के सांसद से, वहां के सभासद से, कमिश्नर से हजारों बार करी गई है, लेकिन पोर्टल पे लिख के आ जाता है कि समस्या का निदान हो गया, लेकिन समस्या जस की तस जहां पड़ी है वहां पड़ी रह जाती। और ये सत्यता है, ये सत्यता है। बहुत सारे शहर में ऐसे इलाके हैं जहां गौशालाएं नहीं होनी चाहिए, लेकिन गौशालाएं हैं, कानून के हिसाब से नहीं होनी चाहिए लेकिन है। कानून के हिसाब से जो मुर्दा फूकने की जगह है वो लिमिटेड है शहरों के अंदर, लेकिन अभी भी गैर कानूनी रूप से बहुत जगह ऐसे हैं जहां मुर्दे फूके जा रहे हैं। वो प्योरली कानूनी, वो प्योरली रिहायशी इलाके हैं। बिल्कुल। लेकिन आप वहां के सांसद को, आप वहां के विधायक को कहिए तो वो अपना कान बंद करके बैठा हुआ है, सभासद को कहिए तो वो अपनी मजबूरी बता देता है। बिल्कुल बिल्कुल दिलीप जी, ऐसी चला। बिल्कुल ओपी सिंह जी, आपको इस पर विचार करने की बहुत जरूरत है। जो मूलभूत सुविधाएं हैं वो जनता को नहीं मिल पा रही हैं, और अगर कहा जाए कि इस चुनाव में अगर देखा जाए जो मुद्दे उठाए जा रहे हैं, पहले मूलभूत सुविधाओं को देखा जाए। लंबे अरसे से आप लोग शासन कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी अगर देखा जाए ना खरिंजे बने हैं, ना साफ सफाई समय पर होती है, ना लोगों को ठीक से पानी मिल रहा है पीने के लिए, और भी ऐसी बहुत सी मूलभूत सुविधाएं हैं जिससे लोग वंचित हैं। तो कहीं ना कहीं जिम्मेदारी आप लोगों की बनती है कि आप इतने लंबे समय से होने के बाद भी लोगों को सुविधा दे नहीं पा रहे। बिल्कुल आपने सही कहा कि ये हमारी जिम्मेदारी बनती। हम 6 साल से उत्तर प्रदेश में सरकार में हैं, तो मुझे आरोप प्रत्यारोप की बजाय हमारे जो मुख्यमंत्री जी हैं या संगठन के हैं या सरकार के हैं, जो भी है, वह जो जाते हैं क्षेत्रों में, चाहे वो नगर निकाय में, महानगरों में जाए या वो नगरों में, वो हम बताते हैं कि शहर की सूरत और सीरत पहले की अपेक्षा कैसे बनी। आज सड़कों की हालत क्या है। हमारे जो है भारतीय जनता पार्टी के संकल्प पत्र में कि 2024 तक हर घर को शुद्ध पेयजल देंगे।
क्या ये जिम्मेदारी ये पहले की सरकारों की नहीं बनती थी कि वो शुद्ध पेयजल जो हमारी मौलिक अधिकार है वो हमको मिले? क्या ये नहीं था कि अगर हम गरीब हैं, हम झोपड़ी में रहते हैं तो सरकार हमको आवास दे? क्या ये नहीं बनता था कि अगर हम शहरी क्षेत्र में हैं और गरीब है, हमारे घर में लालटेन जल रही है तो हमको बिजली की सुविधा दी जाए? क्या हमारा ये हक नहीं बनता था कि अगर हम मान लीजिए आज भी लकड़ी खोज करके जला रहे हैं, गरीब हमारी स्थिति नहीं है तो उसको हम दें? और कोरोना काल में आप बताइए, स्वास्थ्य और ये रोटी की बात करते हैं समाजवादी पार्टी, और मैं तो कहता हूँ कई चैनलों पर जाता हूँ तो ये कहते हैं, बताइए ये क्या जरूरत है? ये 81 करोड़ लोगों को आज भी मुफ्त का राशन दिया जा रहा, क्यों दिया जा रहा? इसका मतलब कि जनता गरीब है, लेकिन उनको ये नहीं दिखाना पड़ता कि जब विश्व कोरोना से जूझ रहा था और बड़े बड़े विकसित बड़े बड़े राष्ट्र जब घुटनों के बल टेक गए, उस समय भारत के वैज्ञानिकों ने, डॉक्टरों ने जिस प्रकार से विकसित, और हमें आज तक इनको मुफ्त में वैक्सीन दे रहे। हम आज तक गरीबों को 5 लाख तक की जो स्वास्थ्य बीमा का कवरेज हम दे रहे हैं। बिल्कुल सर, लेकिन दे रहे हैं, आज भी छात्र छात्राओं को पढ़ा रहे हैं, आज भी गरीब बालिकाओं की शादी हम बिल्कुल हर साल कर रहे हैं। ये योजनाएं ही लेकर हम जाएंगे। बिल्कुल सर, लेकिन देश के यशस्वी प्रधानमंत्री हमेशा स्वच्छ भारत मिशन को लेकर बात करते हैं, भारत की स्वच्छता को लेकर बात करते हैं, और नगर निगम के चुनाव हैं, निकाय के चुनाव हैं। एक बात देख लीजिए, ये जो कहते हैं, जब हम कहते हैं कि कुछ पार्टियां परिवारवादी है तो वो चिढ़ जाते हैं, कहते हैं अरे नहीं, मुख्यमंत्री का बेटा मुख्यमंत्री होगा, राष्ट्रीय अध्यक्ष का बेटा राष्ट्रीय अध्यक्ष होगा, ये परिवारवाद में नहीं आता। आज देखिए खुलेआम समाचार पत्रों में छपा है कि समाजवादी पार्टी ने 30% टिकट विधायक, सांसद और बड़े नेताओं के भाइयों बेटों को दिए। हमारे तो एक केंद्रीय मंत्री इलाहाबाद में वो जो है नंद गोपाल नंदी, उनकी अभिलाषा गुप्ता पत्नी मेयर थी, लेकिन टिकट काट दिया गया। एक टिकट, सारे टिकट हमने जो ठीक है सर, आपके पास आएंगे, फिर से आएंगे सर आपके पास। भुवन शर्मा जी के पास, भुवन भास्कर जी के पास हम पहुंचते हैं। सर, तमाम आरोप बीजेपी आप पर लगा रही है, और सबसे बड़ी बात तो यह है कि संभल के सांसद ने निर्दलीय प्रत्याशी उतारकर आपके लिए मुसीबत बहुत बड़ी खड़ी कर दी है। इससे समझ में आता है कि आपके जो अपने नुमाइंदे हैं, आपके जो अपने हैं, वो आपके काम से खुश नहीं हैं। ये चुनावी महाभारत बहुत बड़ा महाभारत है और आने वाले 2024 की रूपरेखा को तैयार करेगा। अगर इस तरह की जो बातें आपकी पार्टी में निकल कर आ रही हैं कि आपके विपक्ष में ही निर्दलीय उम्मीदवार उतारा जा रहा है, तो कहीं ना कहीं आप लोगों के तालमेल में बहुत सारी कमियां हैं, कहीं ना कहीं पार्टी के अंदर ही बहुत सारी कमियां ऐसी चल रही हैं जो जनता के हितों के लिए क्या काम कर सकती हैं। देखिए, पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से, जो विश्लेषक साहब हैं उन्होंने बड़ी ईमानदारी का विश्लेषण करा। मैं भी लगातार इस काम में रहता हूँ, डिबेट में, लेकिन इतना ईमानदारी का विश्लेषण के लिए मैं अगर इनको बधाई नहीं दूंगा तो इनके साथ न्याय नहीं हो पाएगा। इनको मेरी दिल की गहराई से बधाई। बहुत ईमानदारी का, ना सपा का पक्ष लेके, ना भाजपा का पक्ष लेके, ना कांग्रेस का, ना बसपा का, केवल एक विश्लेषक। आज ऐसे विश्लेषक है भी नहीं हमारे समाज में। ठीक है सर, अब मैं जवाब देना चाहता हूँ आज आपके समय, आपके जवाब का। पहले तो मैं आपको एक जिम्मेदारी से बताना चाहता हूँ, नगर निगम में हम कमजोर थे, नगर पालिका, नगर पंचायत में हम पहले से ही बहुत मजबूत है, और रिकॉर्ड है उसका मेरे पास। हमारे, क्योंकि हम लोग ग्रामीण पृष्ठभूमि में हमारा ज्यादा था, और वहां पर हम लोग, और निश्चित तौर पर हमें अपना परफॉर्मेंस नगर निगम में सुधारना, ये भी हमारे लिए चुनौती है। मैं उस चुनौती को स्वीकार करता हूँ। सवाल सर मेरा आपसे ये था कि आपके ही सांसद आपके ही विरुद्ध, आ रहा हूँ उसी से आ रहा हूँ, मैं समझ गया था। देखिए, आज भारतीय, इसमें आपने एक पक्ष दिखाया, बहुत अच्छी बात लगी, मैं इसका भी जवाब दूंगा, लेकिन आज आपको भारतीय जनता पार्टी का पक्ष दे रहा हूँ। एक सभासद जो जीता हुआ था 2-3 बार से, उसका टिकट काटा और उसने जहर खा लिया, भारतीय जनता पार्टी। पहला विषय। एक कैंडिडेट और बताना चाहता हूँ, उसका हमको जिसका टिकट काटना था काट दिया, अपनी पार्टी के बारे में बताइए। अब मैं भारतीय जनता पार्टी जो चर्चा नहीं हो पाई, मेरी पार्टी जो चर्चा नहीं हो पाई, पूछ रहे, जो चर्चा नहीं हो पाई, ठीक है ओपी सिंह जी आपके पास भी आएंगे। जी भास्कर जी, एक आपराधिक डॉन को इन्होंने टिकट दिया, वो भी सोशल मीडिया पे चल रहा है। और मैं आपसे कहना चाहता हूं, जो हमारे सांसद जी ने कहा है
पार्टी में राष्ट्रीय अध्यक्ष है, अनुशासन समिति है और सब लोग तय समय पर भी तो पर्चा ही भरने की डेट है, उसके बाद वापसी की है। उस बीच में मैंने शुरुआत ही यहाँ से करी थी। हमारे भारतीय जनता पार्टी के मित्र व्याकुल हो रहे हैं। मैंने शुरुआत में ही कहा था कि इस बार हमारी पार्टी का क्रेज ज्यादा है और उसके पीछे कारण है, हम मैनपुरी 1 लाख से जीतते थे, 3 लाख से जीते, खतौली इनकी सीट थी, वो सीट हमने उपचुनाव के बाद कार्यकर्ताओं में बूस्टअप है। उसके बाद माननीय अखिलेश यादव जी हर जिले वाइज दौरा करा, कार्यकर्ताओं से मिले, उनके घर जाकर, तो कार्यकर्ताओं में बहुत जोश है। निश्चित तौर पे कार्यकर्ताओं में टिकट मांगने वाले लोग भी ज्यादा थे, लेकिन तय समय पर मैंने पहले भी बोला था, स्टार्टिंग मैंने यहाँ से करी थी, तय समय पर सब लोग पार्टी में लगेंगे और उनका बिल्कुल सर, बिल्कुल किसी का संगठन में, बिल्कुल वो नतीजे आने के बाद ही पता पड़ेगा कि जनता किसके मूड में है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, चर्चा करने के लिए। लेकिन ये समय बताएगा कि आने वाले टाइम में जनता किसको पसंद करती है और किसको जनता अपना एक नया मत देकर, अपना मत देकर आगे बैठाती है और किसके सिर पर ताज रखती है। और फिलहाल हमारे इस खास प्रोग्राम में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।